दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 17 फरवरी और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मेरा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम का बैच सैटरडे 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो मुझे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इस बार सैटरडे, संडे और मंडे यानी कि 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी को 3 दिन के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री होगा, ओपन फॉर ऑल होगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर ले और देखें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस किया जाता है। ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा। इसका जो सिलेबस है कम से कम 200 घंटे का है। इसमें हम बेसिक से लेकर प्रो लेवल के प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग को हम डिस्कस करेंगे। आप एडमिशन लेने के बाद भी अगर आपको आगे चल के मनी बैक चाहिए होगा तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में अवेलेबल है। ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से होता है, उसके लिए एक तरह से डेमो क्लास के लिए या एडवांस में जानने के लिए आज जो सेशन हुआ है 17 फरवरी को, उसके रिकॉर्डिंग में इस वीडियो के बाद में ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं और खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप आज का जो प्रोग्राम हुआ था, आज जो ट्रेनिंग मैंने ली थी, उसके रिकॉर्डिंग देखिए। 17 फरवरी और जो टॉपिक है वो पुल बैक और बार काउंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि कहा जाता है कि ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होगा और जो है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, इस स्टेटमेंट को कहने के बाद मैं आपको इलियट वेव का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो इलियट वेव के जो ट्रेडर्स होते हैं, अ, उनका जो काम होता है वो ये होता है कि पहले वो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि इलियट वेव में 5 वेव्स होते हैं। तो सेकेंड वेव जो है फर्स्ट लेग के नीचे नहीं जाना चाहिए। थर्ड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से बड़ा होना चाहिए। फोर्थ वेव और फिर फिफ्थ वेव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे आके खत्म भी हो सकता है और ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो जो इलियट वेव के जो ट्रेडर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा काम है इस थर्ड वेव को कैच करना, क्योंकि फर्स्ट वेव को तो कैच वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि भी तो फॉर्म हो रहा है। तो पहले वेव बनने तो देंगे, तब तो उनको समझ में आएगा अच्छा ये वेव बन रहा है, फिर वो काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, इस थर्ड वेव को ये काउंट कर, ये जो है कैच करने की कोशिश करते हैं इस मूवमेंट को। या बेयर ट्रेंड है तो फर्स्ट लेग, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। अगर बेयर ट्रेंड में कोई अगर चल रही है तो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव को बनने देते हैं और ये यहाँ पे इस थर्ड वेव को कैच करने की कोशिश करते हैं। पूरा गेम इलियट वेव का और नियो वेव का यही होता है। सेम चीजें जब मैंने इलियट वेव और नियो वेव पढ़ा तो मैंने कहा यार कि इन लोगों ने बेकार का ही जो है ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। क्योंकि आगे फ्यूचर में कभी आप अगर ट्राई करेंगे इलियट वेव और नियो वेव को पढ़ने का, सीखने का, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग, जो लोग इलियट वेव और नियो वेव पे ट्रेड करते हैं, वो असल में ट्रेडिंग करते ही नहीं है। वो बैठ के सिर्फ गिनती करते रहते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर ढूंढते रहते हैं। वो लोग कहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसी उन्हीं बातों को जो पूरा एक वेव बनने के बाद में वो लोग एंट्री लेते हैं, और वो भी एंट्री सही होगी कि नहीं, जो वेव काउंट कर रहे हैं वो सही काउंट हो रहा है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जहाँ पे वो 5 वेव काउंट कर रहे हैं, कोई दूसरा इलेट वेव ट्रेडर किसी दूसरे टाइम फ्रेम में 3 वेव ही काउंट कर रहा है अभी। तो वो लोग के अंदर भी उतना ही जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ट्रेड को लेने के बाद जो पॉसिबिलिटी होती है वो 60 और 40 की होती है जनरली, कि 60% और 40% के बीच में ट्रेड जो है वो झूलता है। ऐसा नहीं है कि बुल के प्रॉफिट के चांसेस 100% हो जाए और बेयर के 0% हो जाए, तो ऐसा ट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि फिर कोई बेयर बनना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में जब तक बुल और बेयर मिले नहीं तब तक ट्रेडिंग होती नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बुल 100% हो जाए या बेयर 100% हो जाए। तो इलियट वेव में यही होता है, कितना भी वेव आप सही काउंट कर लीजिए लेकिन उसमें भी सक्सेस की गारंटी 60% ही होती है। तो फिर एक ऐसी चीज को क्यों सीखना जहां पे
पे ट्रेड करने से ज्यादा फोकस इस बात पे दिया जाता है कि वेव कहाँ बन रहे हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को पूरे एक, जैसे इलेट वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने अपने बैगेज है। जैसे आप कहीं जाते हैं टूर पे तो अपना बैग पैक करते हैं, तो वो इलेट वेव है। मैं कहता हूँ कि आपको पूरा बैग एक बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जो टूल्स आपके पास में उसको यूज कीजिए। तो जैसे सिग्नल वेव और एंट्री वेव, ये इलेट वेव का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको, और पुल बैक बार काउंटिंग भी, ये भी इलेट वेव का हिस्सा है। तो मैं कहूँ कि पहले सिग्नल वेव पढ़ो, एंट्री वेव पढ़ो, पुल बैक पढ़ो, बार काउंटिंग पढ़ो, उसके बाद ये सबको एक साथ अप्लाई कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पता चला कि सीखते रह गए, अप्लाई करना सीखे नहीं। अप्लाई आप टुकड़ों में करना शुरू कीजिए। पहले जो है सिर्फ और सिर्फ सिग्नल कैंडल और एंट्री कैंडल पे ध्यान दीजिए, उस पर थोड़ी महारत हासिल हो जाए, उस पर जो 150 ट्रेड हो जाए, उसके बाद पुल बैक और बार काउंटिंग के का दिमाग की बात भी अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए, और फिर उसको ट्रेड करना शुरू कीजिए। एंड ऑफ द डे में सब मिलाकर आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे इलेक्ट्रिक तो आ गया। तो ये जो लेकिन अगर ये सोचे कि पहले मैं पूरा एलिट वेव सीख लूं उसके बाद अप्लाई करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए अब मैं इसी बात से आगे बढ़ता हूँ कि पुल बैक और बार काउंटिंग होता क्या है, और ट्रेडिंग में पुल बैक को हम कैसे काउंट करते हैं। और आपको जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो पुल बैक है वो सबसे अच्छा ट्रेड करने का तरीका है, क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं अगर आप पुल बैक पे एंट्री लेते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई थी उस दिन कि अगर एक बुल ट्रेंड है, तो जो अगर कोई, जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख रहे हैं, तो जब भी एक कैंडल पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो उसको पुल बैक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बुल ट्रेंड है, किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ये जिस टाइम फ्रेम का भी चार्ट है, अज्यूम कीजिए कि ये 1 आवर का चार्ट है, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में पहला पुल बैक यहाँ पे है। और अगर आप बेयर ट्रेंड में है, 1 आवर के चार्ट को आप देख रहे हैं, तो 1 आवर के चार्ट में पहला पुल बैक ये है, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, तो ये पुल बैक है और ये पुल बैक है। बाकी इस चार्ट में कहीं भी आपको पुल बैक नहीं दिखेगा। फिर हमने बात की कि ठीक है, आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उसमें पुल बैक तो आप देख ले रहे हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो कहीं भी पुल बैक आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी ट्रेडर को पुल बैक नहीं दिख रहा है। जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पुल बैक है, राइट। और वो पुल बैक जो आपके चार्ट में तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में वो होगा, ये बात आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड पुल बैक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि 3 बुल कैंडल के बाद में एक बेयर कैंडल बना है, इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया है, और अगर ये एग्जांपल लीजिए 1 आवर का चार्ट है, तो ये इम्प्लाइड पुल बैक होगा। ये पुल बैक होगा 5 मिनट, 5 मिनट के चार्ट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे पुल बैक आपको दिख जाएगा। लेकिन आपके टाइम फ्रेम में पुल बैक नहीं दिख रहा, तो ये इम्प्लाइड पुल बैक में इसको आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मिनट का चार्ट अगर आप, ये है तो 1 मिनट का चार्ट अगर आप लेंगे, तो ये आपको पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप किसी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं और वो डोजी कैंडल कहीं बनता हुआ दिख रहा है, बुल ट्रेंड में एक छोटा बेयर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप ये समझेंगे कि ये छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं पुल बैक ले रहा है। जैसे ये बेयर ट्रेंड है, इसमें ये एक छोटा सा कैंडल है, तो 5 मिनट के चार्ट पे ये डोजी है, लेकिन इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स दिखेगा आपको, तो ये इम्प्लाई, तो ये इन रियल 1 मिनट के चार्ट पे तो ये पुल बैक है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसको इसको आप पुल बैक समझेंगे। आपको ये पता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ये पुल बैक होगा। पुल बैक के बाद में पुल बैक पे एंट्री लेना अच्छा होता है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली पुल बैक के बाद में ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर जाता है, ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो आप तो एक तो ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड करेंगे, प्लस थोड़ा सस्ते दाम पे आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, इस चार्ट में देखते हैं,
और पुल बैक जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को बताता है, और पुल बैक पे आप एंट्री लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कम से कम पता होता है, स्विंग लो कहाँ पे है, वहां पे आप स्टॉप लॉस डाल के प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। जैसे इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे एक अच्छा टेल है, तो ये लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे पुल बैक होगा। तो जब आप चार्ट को रीड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेल है और ये टेल है। इसका मतलब क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। अगर ये फिर से मैं बोलूँ कि अगर 1 आवर का चार्ट है, तो इस वाले टेल को और इस वाले टेल को देखकर आपको बैक ऑफ द माइंड में ये बात होनी चाहिए कि असल में यहाँ पर देखने में तो टेल ये दिख रहे हैं और डबल बॉटम आप इसको बोलेंगे, लेकिन प्रॉपर जो डबल बॉटम होता है कैंडल्स वाला, वो छोटे टाइम फ्रेम में ये बन रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे टेल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पुल बैक होगा। आपके टाइम फ्रेम में, ये जिस टाइम फ्रेम का चार्ट है उसमें पहला पुल बैक ये वाला कैंडल दिखा रहा है। ये जो बुल डोजी कैंडल है, इस कैंडल का लो इस बेयर डोजी कैंडल के लो के नीचे है। तो आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उसमें पहला पुल बैक ये है, ये वाला कैंडल पुल बैक कैंडल है, उसके पहले कोई भी पुल बैक नहीं है। उसके बाद में और कौन कौन सा पुल बैक है, ये पुल बैक है, राइट। मार्केट ऊपर गई, ये फर्स्ट पुल बैक, ये ऊपर गई, ये सेकंड पुल बैक, फिर ये ऊपर गई, ये थर्ड पुल बैक, और फिर ये रुकी। तो इस ब्लू बॉक्स में दो पुल बैक है। एक तो ये जो बुल कैंडल है, ये पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया तो फर्स्ट पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर गई क्योंकि इसका जो हाई है पीछे वाले हाई के ऊपर है, तो वन लेग अप है। फिर मार्केट इस डोजी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया तो दूसरा पुल बैक, और फिर ये मार्केट ऊपर गई। तो एक तरह से ये हाई टू बुल फ्लैग बन रहा है और ये मार्केट फिर ऊपर गई, राइट। ये पुल बैक नहीं है क्योंकि इसका लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर है। तो इस तरह से बहुत ही माइन्यूटली जब आप चार्ट को रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे जो है मार्केट में मूवमेंट आने वाली है, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले निफ्टी का चार्ट देखिए, मैं सर ट्रेडिंग मैंने लेट शुरू किया, तो निफ्टी का चार्ट देखिए वो कैसे, चलिए ये खैर ये ट्रेडिंग सेशन के बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक देखिए, ये पुल बैक लिए जा रहा है। अब इतने बड़े बुल ट्रेंड के बाद में ये एक तरह से जो है बहुत ही डीप पुल बैक है, ये डीप पुल बैक है और प्लस मल्टी लेग पुल बैक है और ये बड़ा पुल बैक है। तो अब आपको पता है कि अब ये मार्केट की अगर शुरुआत का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, तो मार्केट यहाँ तक आ गई तो ये पूरे दिन इस तरह से ऊपर नहीं चली जाएगी, अब उसको रेंज बनाना है। तो ये तो अभी तो 1 लेग का पुल बैक ले रही थी, ये 1 लेग का पुल बैक है, यहाँ पे 2 लेग का पुल बैक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहले 1 पुल बैक है, मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे 2 पुल बैक हुए, फर्स्ट पुल बैक ऊपर, ये सेकंड पुल बैक ये वाला, क्योंकि इसका लो पीछे वाले लो के नीचे है। ऊपर गई, कोई पुल बैक नहीं है। अब यहाँ पे जब ये पुल बैक लेना शुरू की तो लगातार पुल बैक लिए जा रही है। पहला पुल बैक, फिर पुल बैक ऊपर, फिर अगला ऊपर गई, फिर अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेग हुआ, अब ये पुल बैक हुआ, डबल बॉटम ऊपर गई। तो एक तरह से ये जो पूरा एरिया है ये मल्टी लेग पुल बैक का एरिया है। लेकिन यहाँ तक जब मार्केट आ चुकी है तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि अब मार्केट जो है बेयर ट्रेंड में आ गई, क्योंकि अभी भी आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी ऊपर गई। तो इसको अब ओवरऑल देखें, अगर ये 1 घंटे का चार्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 आवर्स के चार्ट में ये सिर्फ एक या दो जो है बुल कैंडल होगा बड़ा, एक फर्स्ट लेग, कोई पुल बैक नहीं, और ये सेकेंड लेग, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम में आपको सोचते रहना चाहिए कि किस तरह से, कौन सा टाइम फ्रेम में कहाँ पे पुल बैक आ रहा होगा। तो अगर आप इस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि पहला पुल बैक हुआ, पुल बैक वाले कैंडल के ऊपर में बाई करेंगे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड हुआ। यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, ऊपर गई मार्केट, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये दो अच्छे बाई है, ये वाले और ये वाले, क्योंकि पुल बैक के बाद आप बाई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं जो एल्गोरिदम रन करता है वो ऐसे रन करता है कि अगर ऊपर जा रहा है लगातार तो हो सकता है कोई भी बाई ऑर्डर उनका ट्रिगर ना हो, लेकिन जैसे ही मार्केट जो है कोई पुल बैक लेती है, बहुत सारे जो रोबोट्स है वो अपना बाई ऑर्डर पुल बैक कैंडल के ऊपर डाल देते हैं, और अगला कैंडल अगर पिछले कैंडल के लो को फिर से ब्रेक कर दिया तो उनका बाई ऑर्डर यहाँ से उठ के पिछले कैंडल के हाई पर आ जाएगा। ये शायद मैंने बताया था कि अगर ऊपर गई है मार्केट और एक कैंडल यहाँ बनी है तो इसके हाई पे आ गया, लेकिन इसका हाई ट्रिगर नहीं हुआ, फिर नीचे चली गई तो अब इसके हाई पे आ गया। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इनका जो है ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, फिर नीचे गई, अब इसके हाई पे आ गया। अगर इसको ट्रिगर किया तो यहाँ पे वो बाई साइड एंटर कर जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से जो उनका ऑर्डर ऑलरेडी लगा होता है उनके एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे बाई बनता है, यहाँ पे बाई बनता है, ठीक है, यहाँ पे भी बाई बनता है क्योंकि ये पुल बैक लिया, अब ये ऊपर जाना शुरू किया, तो ये फिर से हाई वन बाई है। ये प्रॉफिटेबल बाई नहीं हुआ, लेकिन ये हाई वन बाई है। ये यहाँ पे ट्रैपिंग शुरू हो गई। फिर यहाँ पे ये पुल बैक है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। मार्केट नीचे गई, पहले इस कैंडल के ऊपर में, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है डोजी, इसके ऊपर में बाई ऑर्डर होगा। फिर मार्केट नीचे गई, तो देखिए इसने एग्जीक्यूट कर दिया। पहले बाय ऑर्डर असल में इस डोजी कैंडल के ऊपर होगा, फिर इस बेयर कैंडल के ऊपर होगा, फिर इस डोजी कैंडल के ऊपर होगा। इसने इसको ट्रिगर कर दिया। ये अच्छा आउटसाइड कैंडल है ये वाला, तो इसके इसके हाई के ऊपर में बाई करना तो प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। तो देखिए प्रॉफिटेबल हुआ, नीचे आई मार्केट, स्टॉप लॉस हिट किया। अगर आपको मामला समझ में आ रहा है तो ये पता है कि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वन लेग मानेंगे, ऊपर के तो सेकंड लेग इसके नीचे आ सकता है, तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं डालेंगे। आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस डालेंगे और ऊपर में ऐड करने की सोचेंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकलेंगे। शायद इस तरह के ट्रेडिंग के बारे में जब हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे तब हम बातचीत करेंगे। फिर यहाँ पे आपका बाई बनता है, मार्केट नीचे गई, अब ये पुल बैक लेना शुरू की, यहाँ पे बाई है। यहाँ पे ट्रैप होगा, लेकिन जो यहाँ पे बाई करेंगे उनको पता है वो बहुत ऊपर बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाई करेंगे तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी बाई करेंगे। क्योंकि हम जैसे ट्रेडर का या जो लोग शुरू करते हैं ट्रेड करना, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो यहाँ बाई करे और यहाँ स्टॉप लॉस डाले। क्योंकि एग्जांपल लीजिए, जो 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, 100 के नीचे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, 5 क्वांटिटी बाई कर सकता है और यहाँ पे स्टॉप डाल सकता है, तो अपनी क्वांटिटी को उसने छोटी कर दी। लेकिन हम ट्रेड ही जब 5 क्वांटिटी में करते हैं, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी भी बाई करते हैं तो वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे है अभी भी। ठीक है, तो इस ट्रेड को आप स्किप कर देंगे। तो ट्रेडिंग सेटअप तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आपको कौन सा लेना है आपके अकाउंट के हिसाब से, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि किसको स्किप करना है और किसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप मान लीजिए 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप 50 क्वांटिटी बाई कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाई बन तो रहा है, H1 हाई वन बाई बन रहा है यहाँ पे, तो आप लेंगे। लेकिन ये सब बात की बात है, फिलहाल अभी हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर क्वांटिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बुल्स जो है पुल बैक पे बाई करते हैं क्योंकि उनको ट्रेंड रिजम्पशन का की उम्मीद होती है कि ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ में चला जाएगा, तो यही होता आ रहा है। आप देखते हो जब मार्केट ऊपर जाती है तो पुल बैक लेते हुए ऊपर चली जाती है। और कभी भी आप एंट्री ले या यहाँ एंट्री ले या यहाँ एंट्री ले, तो कोई भी यहाँ पे मेजर लो नहीं है। अगर आप मेजर लो और माइनर लो, पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं, आगे बता दूंगा। तो इस एरिया में कहीं भी एंट्री लेते हैं तो वाइड स्टॉप आपको यूज करना है, बड़ा स्टॉप यूज करना है एज अ रिटेल ट्रेडर। क्वांटिटी छोटी रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि पुल बैक पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड के बाद में मार्केट ये वाला लो ब्रेक करेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। पहले एंट्री ले लिए तो बड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं, जितना दूर आप होते जाएंगे स्टॉप लॉस से, क्वांटिटी छोटी होती जाएगी। और नीचे आने पे आपको ये पता है कि मार्केट जब ऊपर गई है और फिर नीचे आएगी तो पुल बैक ही कहलाएगी, और पुल बैक पे आप और एंट्री ले सकते हैं और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। पुल बैक जो है कुछ टाइम के बाद में ट्रेडिंग रेंज बन जाती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, पुल बैक लिया, अब ये ट्रेडिंग रेंज में ग्रो हो गई। तो ऐसे भी आप जितना भी चार्ट आपने देखा है, आपको ये पता है कि अगर मार्केट ओपन होते ही ट्रेंड करना शुरू कर देती है, तो 95% केसेस में बाद में वो ट्रेडिंग रेंज बन जाती है। और फिर जो है 40% ऑफ द टाइम में क्लोजिंग बिल्कुल अपने ओपन प्राइस पे देती है, 40% और 60% टाइम में क्लोजिंग इसी ट्रेडिंग रेंज में कहीं पे डे एंड में दे देती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज बाद में जब पुल बैक जब बढ़ने लगे, यानी कि पहले आपने क्या देखा, 1 लेग का पुल बैक था, 2 लेग का पुल बैक था, 3 लेग का पुल बैक था। अब ये पुल बैक का लेगिंग खत्म नहीं हो रहा है, तो जब पुल बैक के लेग्स बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि अब ये ट्रेडिंग रेंज फॉर्म हो रहा है, ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर ट्रेंड में मार्केट है तो पुल बैक का 1 लेग बनेगा, 2 लेग बनेगा, मैक्सिमम 3 लेग बनेगा, बुरे से बुरे कंडीशन में 4 लेग बन जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इससे ज्यादा अगर बनना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि अब ये पुल बैक है ही नहीं, अब ये ट्रेडिंग रेंज बन चुका है। तो फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग रेंज में शिफ्ट करेंगे आप। तो जनरली होता क्या है, मैं 5 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ कि अगर पुल बैक जो है 20 कैंडल से ज्यादा का पुल बैक आ जाए, तो समझ जाइए कि अब ये पुल बैक नहीं है, ये ट्रेडिंग रेंज फॉर्म हो चुका है और
पुल बैक वाले स्ट्रेटजी पे कि जब भी मार्केट जो है हाई 1 या हाई 2 बनाएगी तो मैं बाई करूंगा, वो स्ट्रेटजी खत्म। अब आपको जितनी पोजीशन है उसको कंसीडर करना है कि ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से कैसे इसमें मैं इसको कैसे मैनेज करूं कि मेरा लॉस ना हो और मैं प्रॉफिट में निकलूं। अगर मान लीजिए आपने बाई कर भी लिया है यहाँ पे और फिर यहाँ पे बाई कर लिया है, तो आपको दिख रहा है कि यार ये 20-25 कैंडल ये बन चुका है और लेकिन मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग रेंज बन चुका है। तो फिर अब आपकी जो स्ट्रेटजी होगा, आपको जो दिमाग होगा वो ये कहेगा कि भैया ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से जो है इसमें एग्जिट करने की आप कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे है आपका। तो आप कभी भी जब मार्केट अगली बार जब इस एरिया में जाएगी तो आप जो है एग्जिट करने की सोचेंगे, क्योंकि आपको यहीं पे पता चल गया था कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ब्रेकआउट हुआ और फिर तुरंत रिवर्स हो गया। इस तरह के जो कैंडल बनते हैं वो ट्रेडिंग रेंज का ही ट्रेडिंग रेंज है, इस बात का सबूत देते हैं। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अच्छा बुल कैंडल है, तुरंत रिवर्सल। राइट, तो समझिए कि अभी आगे भी ट्रेडिंग रेंज ही रहने वाला है, तो अब आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे। और एक बार जब ट्रेडिंग रेंज बन गया तो जो प्रोबेबिलिटी बुल ब्रेकआउट का है वही प्रोबेबिलिटी बेयर ब्रेकआउट का है। ये पता है कि जब एक बार जब मार्केट बुल ट्रेंड के बाद में रुक गई तो अब मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगी, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी ये भी है कि नीचे का ब्रेकआउट देगी। हाँ, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर बुल ट्रेंड के बाद में ट्रेडिंग रेंज बना है तो बुल ब्रेकआउट देगी, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा होती है कि बेयर ब्रेकआउट देगा। 19-20 का फर्क होता है। ये आपको भी पता है कि जो ट्रेंड चलता आ रहा है, ट्रेडिंग रेंज बना है, वो ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स हो गया वो अलग बात है। और ट्रेडिंग रेंज बनने वाला है, इस बात पे दूसरा दूसरा जो है हिंट क्या होता है कि वहां पे आपको बुल्स के बाई करने के भी रीजन दिखेंगे और बेयर्स के सेल करने के भी रीजन देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आउटसाइड कैंडल है, इनसाइड इनसाइड ये जो कैंडल है इसके अंदर में 1 2 3 कैंडल है, ये आउटसाइड कैंडल। तो इसके हाई के ऊपर में आप बाई करेंगे अगर आप बुल है तो, लेकिन आप ट्रैप हो गए, यहीं पे आकर फिर मार्केट रिवर्स हो गया। आपने बाई किया लेकिन अभी भी मार्केट रुकी हुई है, और ये मार्केट जब रिवर्स हुई तो अब आप ये समझिए, अब अपने स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पे डाला भी है तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अब ट्रेडिंग रेंज बन चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस लो के नीचे का प्राइस जाता भी है तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज तो रिवर्स होना ही है, ऊपर जाएगा फिर भी रिवर्स, नीचे जाएगा फिर भी रिवर्स। तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे जब आपने लिया था तो स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, लेकिन एक बार जब ट्रेडिंग आपको सबूत मिल गया कि ये ट्रेडिंग रेंज है, इस 2 कैंडल को देख के कि बुल ब्रेकआउट हुआ लेकिन फिर से ये बेयर कैंडल बन गया, तो अब आपको ये पता है कि अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे जाती है तो फिर से ऊपर चली जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लेंगे और राइट, क्योंकि क्योंकि होगा क्या कि अगर आप बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो ये आप चाहते नहीं है। और ऐसा होगा, ये बात आप पहले से आपको पता चल चुकी है ये हिट होने के पहले, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज बन चुका है, 20-25 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं और ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि जो ट्रेंड में मार्केट थी अब वो ट्रेंड में नहीं है, ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप डिसीजन लेते हैं यहाँ पे बाई का, यहाँ स्टॉप का, लेकिन जब और ज्यादा कैंडल्स बनते जाएंगे, इंफॉर्मेशन ऐड होते जाएगी, तो फिर अपना डिसीजन भी आप चेंज करते रहेंगे। डिसीजन भी जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे नया कैंडल बनता जाएगा वैसे वैसे नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जा रही है, और जब नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो अपना डिसीजन आप नए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार जो ट्रेड ले लिया उसी पर बैठे रहें कि भैया मैं ही सही हूँ। आपने यहाँ सोचा था कि मार्केट अब इसके ऊपर निकलेगी तो ब्रेकआउट दे देगी, लेकिन 6 7 8 कैंडल बनने के बाद में अब आपकी सोच वही नहीं है, क्योंकि आपके आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जो दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, उस नए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिर से डिसीजन अपना चेंज करेंगे। ओके, तो सवाल ये उठता है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो वो पुल बैक लेता क्यों है। तो उसका एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें से एक जो सबसे बड़ा रीजन जो आपके आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके ट्रेडिंग को जो इम्प्रूव करेगा वो ये है। देखिए मार्केट यहाँ रुकी हुई थी, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड आया, ठीक है, तो इस एरिया में कहीं भी आप बाई करेंगे, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अपने इस हाई को ब्रेक किया, आपको दिख रहा है, फिर अगला पुल बैक, अगला जो है इसको फॉलो अप भी मिल गया, तो ये आपको पता चलिए कि ये मार्केट जो ट्रेडिंग रेंज में थी अभी तक वो अब ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब आप बाई करेंगे, किसी भी रीजन से बाई कीजिए, किसी कैंडल के क्लोज प्राइस पे बाई कीजिए, एक कैंडल अगर थोड़ा नीचे जाता है तो उसके लो पे बाई कीजिए, उसके हाई पे बाई कीजिए, यानी कि एक बार आपको पता चल गया कि ट्रेंड ऊपर का है, ब्रेकआउट मिल चुका है तो बाई कर लीजिए।
कुछ ना समझ में आए तो मार्केट प्राइस पे ही छोटे से क्वांटिटी बाय कर लीजिए, लेकिन एंट्री कीजिए। एक बार जब आपको ट्रेंड दिख जाए तो आप एंटर कर लीजिए, भले ही छोटी क्वांटिटी, लेकिन एंटर कीजिए, मार्केट प्राइस पे ही एंटर कर जाइए। तो इस एरिया में आप अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, यहाँ का होगा। तो जितने भी लोग इस एरिया में बाय करेंगे, चाहे एफआई हो, डीआई हो, चाहे रिटेल ट्रेडर हो, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे आती भी है मार्केट, तो अब इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मार्केट ट्रेंड में है, ये बात झूठी हो जाएगी। इसका मतलब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो फिर उसके हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, जैसे एग्जांपल लीजिए आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो जब प्राइस यहाँ पे आ गया तो अब आपका एक्चुअल लॉस कितना हो गया। अब आप यहाँ पे 100 बाई किया, जब प्राइस यहाँ पे आ गया है तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यानी कि टोटल जो आपका जो अमाउंट ऑन रिस्क है, वो जो प्रॉफिट 10,000 का था वो, और प्लस यहाँ पे मान लीजिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 1,000 रुपए का लॉस का स्टॉप लॉस था, तो 1,000 रुपए का, यहाँ 11,000 का स्टॉप लॉस है आपका। अगर प्राइस आपने यहाँ एंट्री की और यहाँ पे अगर आपने प्राइस अब यहाँ पे है, तो आपको टोटल स्टॉप लॉस कितना है, 11,000 का, क्योंकि 10,000 जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सब चला जाएगा, और प्लस यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो 1,000 रुपए का मान लीजिए जो स्टॉप लॉस है। सारे हाइपोथेटिकल फिगर है। तो अब आप क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस, अपना जो है लॉस को आप मिनिमाइज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, कि जितनी पोजीशन है उसको पोजीशन में से कुछ कुछ जो है एग्जिट करना शुरू करेंगे, ताकि जो है जो टोटल जो अमाउंट ऑन रिस्क दिख रहा है वो कम हो। तो जब आप एग्जिट करेंगे तो यानी कि प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप सेल करेंगे, तो उसकी वजह से ये पुल बैक आ रहा है। सेलर प्राइस को नीचे लेके नहीं आ रहा है, बायर्स जिसने यहाँ बाई किया था वो एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए पुल बैक जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो जो एग्जांपल लीजिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईज डीआईज होते हैं, उनका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। अगर किसी आप एफआई डीआई के फ्लोर पे जाएंगे कभी, या उनसे बात करेंगे, या यूट्यूब पर ही देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए एक ट्रेडर है एफआई का, उसको $1 मिलियन मिला हुआ है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसको कहा गया है कि भैया तुम्हारा आज का मैक्सिमम रिस्क जो है वो $5,000 का है। अगर उसने $5,000 वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है एक ट्रेड में गवा दिया, तो फिर उसके लिए वो दिन खत्म हो गया है। भैया अपना कुर्सी छोड़ो, बेइज्जती करा के अपनी, कि एक ट्रेड में ही 5,000 का लॉस ले लिए और दिन भर बैठ के लोगों को ट्रेड करते देखते रहो, तो ये बेइज्जती की बात होती है। जनरली दूसरे प्रोफेशन में अगर आपको पूरे दिन की छुट्टी दे दी जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे आज तो मुझे छुट्टी मिलेगी जल्दी। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसको करने में भी मजा आता है। जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर वही बनते हैं जिनके लिए जीना मरना सब कुछ ट्रेडिंग ही है। इससे ज्यादा अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है, वही ट्रेडर बनते हैं। तो अगर मेरे को कोई कहा जाए कि भैया तुम जो है वेकेशन ले लो, या फिर कोई अच्छी चीज कहीं घूमने चले जाओ, या फिर मार्केट में बैठे रहो, और मैं 1-2 दिन से मार्केट में बैठा नहीं हूँ, तो मार्केट में बैठना मुझे ज्यादा पसंद होगा। तो स्टॉक मार्केट में बैठना, फॉरेक्स मार्केट में बैठना ज्यादा पसंद होगा घूमने फिरने से। ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वीकेंड में भी मैं मार्केट में बैठा रहूँ। ऑफ कोर्स 5 दिन काम करके इंसान थोड़ा रिलैक्स होना चाहेगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनका रिस्क जो है वो फिक्स होता है, कि इससे ज्यादा जो है रिस्क आप ले नहीं सकते। अगर उसने शुरू के 5 मिनट में वो रिस्क गंवा दिया, तो फिर दिन भर बैठ के दूसरों को ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और जो है वो कुछ कर नहीं सकता, तो ये बेइज्जती की बात होती है। तो होता क्या है कि जब कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है या आप भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जब रिस्क बढ़ जाएगा, जब प्राइस यहाँ आ गई, तो आप अभी भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस चेंज करने का अभी कोई रीजन दिख नहीं रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को काटना शुरू करेंगे, ताकि थोड़ा प्रॉफिट तो बुक कर लूं। तो आप मान लीजिए अपने 20% या 30%, 50% पोजीशन को काटना शुरू कर दिया, एग्जिट करना शुरू कर दिया, तो पुल बैक में, तो प्राइस में पुल बैक आता है। तो बुल्स जब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में जब बुल्स प्रॉफिट लेते हैं, तो मार्केट जो है पुल बैक लेती है या साइडवेज जाती है। तो कई बार आपको दिखता होगा कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में, और मार्केट थोड़ा नीचे आती है, तो तो ट्रेडर को लगेगा क्या, कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब जितना ऊपर गई थी उतना नीचे तुरंत आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। मार्केट अगर रुकी हुई है या थोड़ा बहुत नीचे आई है, उसका मतलब ये है कि जिसने नीचे में बाय किया था वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा रुकी हुई है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है क्योंकि बुल्स ने प्रॉफिट बुक किया है। अब क्या हुआ, बुल्स ने जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पे पुल बैक आया। उसके बाद बुल्स ने कहा, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, ट्रेडिंग सेशन के शुरुआत में 1 महीने पहले बताया था, कि ये मार्केट जो है, बुल्स और बेयर आपस में बात करते हैं, उनके लैंग्वेज को समझिए।
बुल्स जब मार्केट को यहाँ से यहाँ लेकर आए, प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, तब वो बेयर्स को पूरा टाइम देते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, मैं आराम कर रहा हूँ, बेयर्स तुम्हें अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो बुल्स बैठे रहते हैं, 1 2 3 4 कैंडल, बेयर्स ने कुछ नहीं किया, यानी कि बेयर्स ने बुल को कहा कि भैया मेरे बस की नहीं है, तो बुल्स ने बोला ठीक है भैया, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसको लेके जाना है, चलो मैं ऊपर और ऊपर लेके जाता हूँ। तो बुल्स फिर मार्केट को और ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे वो वेटिंग पीरियड भी है यहाँ पे। तो जब आप मार्केट को देखते हैं तो इस तरह से मार्केट को देखिए कि जिसने यहाँ बाई किया होगा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, प्लस बुल्स जो है, बेयर्स, बेयर्स कौन है, बुल्स के भाई ही हैं, वो अपने भाई को बोलेगा भैया तुमको नीचे लेके जाना है तो लेके चले जाओ, मेरा काम हो गया है। बेयर्स लेके गए नहीं तो बुल्स ने कहा ठीक है, तो फिर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, फिर ये ऊपर चलेगी मार्केट। तो जब बेयर्स नहीं लेकर गए तो बुल्स ऊपर लेकर चले गए। अब नया स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ इस एरिया में कहीं भी बाइंग होगी तो नया स्टॉप लॉस अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर जिसने यहाँ बाई किया था और मान लीजिए 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट यहाँ आ गई, तो अभी भी 50% का जो उसके पास में जो 50% पोजीशन साइज है, उस पोजीशन साइज को अब वो उसका स्टॉप 50% जो बचा हुआ है वो यहाँ नहीं रखेगा, जो भी बचा कुछ पोजीशन साइज है उसका स्टॉप को भी ये यहाँ कर देगा और मार्केट में बना रहेगा वो। एक कॉन्सेप्ट में यहाँ को आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि कई बार जो होता है ना, बहुत ही डीप पुल बैक आता है, ठीक है, और जब भी डीप, आपको बेयर ट्रेंड में और डीप पुल बैक में आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में क्या क्या चीजें दिख रही। ओवरऑल मार्केट क्या है, बेयर ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई। अभी भी ये जो हाई है, ये पीछे वाले हाई के नीचे है, यानी कि ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो यहाँ तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो यहाँ से अगर डबल बॉटम काउंट करके देखेंगे तो इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बुल ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल का है क्या है, बेयर ट्रेंड है। तो प्राइस एक्शन में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाना पड़ता है, मार्केट में किस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे जब प्राइस है तो कोई पूछेगा, अगर मान लीजिए किसी को प्राइस एक्शन से नफरत है, वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड करता है, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा प्राइस एक्शन ट्रेडर का। यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे बुल ट्रेंड, तो बुल ट्रेंड कैसे है, इस हाई के नीचे तो बेयर ट्रेंड हुआ, और बेयर ट्रेंड कैसे है, ये तो मार्केट ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है मुझे। तो ये बुल ट्रेंड में भी है, बेयर ट्रेंड में भी है, ट्रेडिंग रेंज में भी है। आपका काम ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस वक्त जो है, उस वक्त के रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। और उस वक्त का रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी की बात आपको समझ में तब आएगी जब आप मार्केट के 360 व्यू से, मार्केट में 360 डिग्री व्यू पर क्या हो रहा है ये बात आपको समझ में आए। ठीक है, तो कई जो होते हैं, जो पुल बैक होते हैं, वो जो है ट्रेडर्स को जो है कई बार जो है वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब उनका डिसीजन किस तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये मार्केट बेयर ट्रेंड में है, यहाँ तक आई, पुल बैक लिया, नीचे गई, अब ये डबल बॉटम बनाया, अब इसका जो ये हाई है ये पीछे वाले हाई के ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक नए बुल बुल ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो अब आपको ये देखना है कि एक जो रूल है कि पिछला हाई ब्रेक हो गया तो अब ये बेयर ट्रेंड में नहीं है, ये तो सही है, लेकिन ओवरऑल और पीछे देखे तो ये देखिए कितना जबरदस्त ये बुल ट्रेंड चल रहा है, और ओवरऑल ऑल देखे तो एक अच्छा जो है ये बेयर चैनल चल रहा है अभी। तो सिर्फ एक पिछला मेजर हाई ब्रेक हो गया तो आप ये नहीं समझेंगे कि अब ये बुल ट्रेंड में ये आ चुका है। और भी बहुत सारे देखिए, फिर से नीचे आया, फिर से इसको रिटेस्ट किया, लोअर हाई बनाया, फिर कितनी देर के कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट जो है फिर से ऊपर गई है। तो कभी भी जो आपने कोई रेसिस्टेंस की लाइन आपने ड्रॉ करके रखी हुई है और वो लाइन अगर ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, हमें, मैं बोलूंगा जैसे जैसे आप ट्रेडर बनते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप परफेक्शन को छोड़कर आपकी आंखें बता देंगी कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो वेज बन रहा है, वेज तो बन रहा है, ये आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आप चाहे तो 10 वेज पैटर्न यहाँ पे बना दे, खाली टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे, 10 15 लाइन आप ऊपर में टॉप पर
खींच देंगे। इसका मतलब वेज पैटर्न है, इसलिए पैराबोलिक वेज यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये ओपनिंग रिवर्सल एक टॉपिक होगा जिसको हम बात करेंगे, ओपनिंग रिवर्सल, एंड ऑफ द डे रिवर्सल, मिड ऑफ द डे रिवर्सल, ये सारी बातें जब हम करेंगे तो उसमें ये बात को और डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात पता है कि ये अब वेज पैटर्न बन गया है, तो ये रिवर्सल वेज कभी बनता है तो रिवर्सल आता है, प्राइस या तो नीचे जाता है या अब पॉज हो जाएगा। रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि अगर बुल ट्रेंड है तो बेयर हो जाएगा और बेयर है तो बुल हो जाएगा। रिवर्सल का मतलब ये भी होता है कि पॉज आ जाएगा, कम से कम ऊपर जाना रुक जाएगा। वेज पैटर्न बन गया, अब ये पॉज होगा। पॉज को भी रिवर्सल कह सकते हैं आप, और ये तो रिवर्सल है ही। ठीक है। अब देखिए जब मार्केट में ये जो वेज पैटर्न बन गया, ये मार्केट रुकी हुई है यहाँ पे, तो ये पुल बैक ले रही है। तो पुल बैक, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थ्री लेग का पुल बैक हो गया यहाँ पे। लेकिन एकाएक अब मार्केट ऊपर जाने के बजाय, था क्या कि मार्केट इतना स्ट्रांग बुल ट्रेंड का अंदर पुल बैक लेके ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बजाय इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया इसने। यानी कि जितने बुल्स थे वो सारे अब गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाई किया था वो अभी तक पोजीशन लेकर बैठा नहीं होगा। इस कैंडल के ऊपर जिसने बाई किया था वो एग्जिट कर चुका है यहाँ पे। और इतना बड़ा बेयर का मतलब है कि ये जो बेयर कैंडल बना है ये प्रॉफिट बुकिंग से नहीं बना है, ये बेयर्स ने बनाया है। अगर ये बेयर कैंडल यहाँ पे बनता तो आप कह सकते थे शायद कि बहुत ही फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है इसलिए बना हो। लेकिन ऑलरेडी पुल बैक हो चुका है, जिसने यहाँ पे बाई किया है फर्स्ट लेग ऊपर गया, मार्केट नीचे गई, अब मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। फिर ये कैंडल जब बन जाए तो इसका मतलब ये है कि बेयर्स मार्केट में है, बेयर्स ने कैंडल बनाया है, प्रॉफिट बुकिंग से कोई कैंडल नहीं बनी है। और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो भी इतनी लेट। प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ आई थी, ये वाली तो बेयर्स ने बनाया है। और ये बुल्स जो है मार्केट से अब आउट हो चुके हैं, अब बारी है बेयर्स की। जो वॉलीबॉल हम खेलते हैं या कोई भी हैंडबॉल हम खेलते हैं, तो उसमें जो अब बॉल किसके पास है, बेयर्स के पास में, इस बेयर ब्रेकआउट के पास। इस बेयर ब्रेकआउट के बाद में बेयर्स जहां ले चाहे, बेयर्स जो है मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। इसलिए जब बहुत बड़ा बेयर ब्रेकआउट हो तो उसके लो के नीचे सेल करना हमेशा जो है बढ़िया होता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। क्योंकि भले छोटा प्रॉफिट हो आप लेकर निकल जाइए, लेकिन आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। क्योंकि इतना बड़ा बेयर कैंडल के बाद में आपको तो ये पता है कि थोड़ी और मार्केट तो नीचे जाएगी, क्योंकि ये बेयर्स मार्केट में अभी अभी एंटर किए तो थोड़ा और नीचे लेकर जाएंगे। तो क्विक होइए और तुरंत सेल कीजिए। एडवाइस दूंगा कि छोटी क्वांटिटी सेल कीजिए, ताकि अगर पुल बैक आया भी तो आप क्वांटिटी को ऐड करें, ना कि डर के निकल जाए। मार्केट में डरना बिल्कुल भी नहीं है। और डर यहाँ पे कोई जो है बॉलीवुड का हीरो नहीं है कि जो डरेगा नहीं। डर सिर्फ एक काम करके नहीं लगेगा, वो है जब क्वांटिटी छोटी रहेगी। बाकी नहीं डरने का इस मार्केट में कोई रीजन नहीं है। कोई भी ट्रेडर हो, कितना बड़ा भी ट्रेडर क्यों ना हो, अगर वो क्वांटिटी बड़ी रखेगा तो वो डरेगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप क्वांटिटी छोटी रखेंगे तो डर नहीं लगेगा, यहाँ पर तुरंत सेल करेंगे। आपको पता है ऊपर जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम खेलते रहिए फोन में बैठ के। अगला जैसे मार्केट ऊपर आएगी और क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि बेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि अगर आपने सेल किया है तो इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अब ये जो लो है, अब आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो लो है उसके थोड़ा नीचे आ गया और फिर रिवर्सल अब शुरू हो रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी बने तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये लो ब्रेक हो गया तो अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब और तेजी से रिवर्सल होगा। ये वाला लो ब्रेक हुआ, उससे पीछे का जो लो है वो भी ब्रेक हुआ, ये टेल आपको दिख रहा है। तो पुल बैक, ये रैली हुआ, ये पुल बैक है। और ये कई बार ये पुल बैक क्या होता है, बॉटम के नीचे आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, जब मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था। निफ्टी जब को मैंने एक वीडियो में कहा कि 16,800 के नीचे नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आएगी निफ्टी 16,800 के नीचे। कुछ दिन पहले की बात है, निफ्टी आ गई 16,400 पे। भले 16,400 पे ये सिर्फ 10 मिनट के लिए थी, वापस 16,700 चली गई तुरंत। तो मेरे जो इन्वेस्टर है, यानी कि मेरे से जो एडवाइस देते हैं इन्वेस्टिंग का, वो बोलते हैं अरे भाई आप तो बोल रहे थे कि 16,800 के नीचे नहीं जाएगी, तो 16,400 चली गई। और ये वो लोग थे जिनको किसी ने बता दिया कि भैया हम 15 साल से मार्केट में, निफ्टी 13,000 पे आने वाली है। और वो घबरा कर फोन किए, बोले कि भैया मैं सारी पोजीशन काट रहा हूँ। जब मार्केट जो है 17,000, 16,900, 16,800 पे थी, घबरा के फोन कर रहे हैं कि भैया मैं पोजीशन काट रहा हूँ, 13,000 जाने वाली है। मैंने, किसने कहा 13,000 जाने वाली है? मैंने कहा भैया एक बहुत पुराना है मार्केट में, सीए है और वो बहुत बड़े बड़े फर्म में काम करता है, उसने कहा 13,000 जाने वाली है अभी जब आया था। तो फिर मैंने बताया कि देखिए
जब मार्केट गिरती है तो सबकी हालत खराब होती है। उस वक्त शांत दिमाग से जो प्राइस एक्शन को रीड करता है और जो जब गिरती है तब बाई करता है, वही प्रॉफिट बनाता है ज्यादा। मैंने उस वक्त उनको बाई करने के लिए कहा, बाई तो उन्होंने नहीं किया जब वो 16,400 गया था तो, लेकिन कम से कम काटा नहीं पोजीशन मेरे कहने पे। जब वापस निफ्टी 17,000 18,000 आई थी, 18,400 के आसपास आई थी, तब उनके सांस में, तब उनको थोड़ा सा जान आया। तो वो प्राइस एक्शन मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था? वो प्राइस एक्शन मैंने इसी थ्योरी से कहा था कि अगर एक रैली के बाद में अगर प्राइस नीचे आती भी है और पिछले लो को ब्रेक करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया अब तो बुल्स कुछ कर ही नहीं सकते, अब मार्केट बिल्कुल यहाँ से धरातल में चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में आपको ब्रेक करने के बाद में प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ता है कि क्या ये ब्रेकआउट है भी या एक ट्रैप है सिर्फ। देखिए यहाँ पे यही ट्रैप हुआ, थोड़ा नीचे आया और प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ गई। और इस तरह का चार्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो ये चार्ट आप याद रखेंगे। इस कैंडल के बाद में बुल्स ने गिव अप कर दिया, बेयर्स को दे दिया। बेयर्स ने कोशिश किया, जब स्पेशली जब बॉल बेयर्स के हाथ में है तो बेयर्स पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे लेके जाए। वो नीचे लेकर गए भी, लेकिन आपको पता है एंड में जीतना बुल को था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रैली थी। बुल्स जितना बुल्स को था, ये कम से कम आप ये तो लेके मान के चलेंगे ना कि बेयर्स, जब बुल्स ने बेयर को मार्केट दिया है, यानी कि बॉल जब बेयर्स को दिया है तो वो बॉल मांगेंगे भी वापस बेयर से कि भैया अब मेरी बारी है, अब तो बॉल मुझे दे दो। तो बेयर्स बोलेगा कि ठीक है भैया ले लो बॉल। और फिर जैसे ही जो है बुल्स को बॉल मिली, बुल्स ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे बॉल बेयर्स के पास थी, जैसे लो ब्रेक हुआ, बुल ने कहा भैया एक कोशिश मुझे भी कर लेने दो। बेयर्स ने कहा ठीक है, करके देख ले तू भी। जैसे बुल्स को मिली, खींच दिया ऊपर उन्होंने, ऊपर। ठीक है, तो ये होता है, कई बार मार्केट स्लिप करती है नीचे की तरफ, जो लेवल होता है उस लेवल को ब्रेक कर देती है। ये लेवल है कि नीचे गिर रही है बहुत तेजी से, तो यहाँ पर उसको ब्रेक लगाना था। लेकिन ब्रेक लगाते लगाते ब्रेक तुरंत लगती नहीं है गाड़ी में, थोड़ा नीचे आ ही जाती है, फिर उड़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर और बढ़िया होता है बाइंग के लिए। एक मिनट होल्ड करेंगे आप, ठीक है? मैं पानी लेके आता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो ये बाइंग का एरिया है। आपको पता है कि जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी बनता है, डोजी कैंडल के ऊपर में बाई करना अच्छा नहीं होता है। ये बुल कैंडल है, इसके ऊपर बाई करते हैं, लो प्रोबेबिलिटी बाई है, स्टॉप यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे बाई करते हैं, ट्रेडिंग रेंज इसको आप काउंट कर सकते हैं, लो हाई लो, फिर से हाई जाने की संभावना ज्यादा है। इस एरिया में जब आप बाई कर रहे हैं, आपको ये तो पता है कि बुल और बेयर ने जब बराबरी कर दिया तो ट्रेडिंग रेंज बन सकता है। तो ट्रेडिंग रेंज के बॉटम पे बाई करना हमेशा अच्छा होता है। छोटी क्वांटिटी बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस को बहुत दूर रखिए। नीचे आता है तो और ऐड करने के लिए रेडी रहिए, लेकिन उसको नौबत ही नहीं है, मार्केट सीधा ऊपर चली गई। छोटी क्वांटिटी से यहाँ तक आप बने रहे, बड़ा प्रॉफिट हो गया। अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते तो इस पुल बैक पे आप निकल जाते, वो तक जो आ रहा है लेके निकल जाते हैं। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, उस पुल बैक पे आप नहीं निकले, यहाँ तक आप बने रहे, अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आपको थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अच्छा, जो बुल क्लोज यहाँ पे है, इस बुल क्लोज पे बाई करेंगे, इस बुल क्लोज पे बाई करेंगे और बने रहेंगे। वरना यहाँ पे भी बाई करना सही है, यहाँ भी बाई करना सही है, यहाँ पे भी बाई करना सही है। जो आपका पर्सनालिटी को सूट करता है उसके हिसाब से बाई करेंगे। बार काउंटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि बार काउंटिंग कैसे हेल्प करता है पुल बैक में, पुल बैक एंट्री में बार काउंटिंग कैसे हेल्प करती है। जैसे अब मैं आपको लेग्स काउंट करना मैं आपको बता रहा हूँ, तो लेग्स को कैसे काउंट करना है। तो जब आप बार काउंटिंग करेंगे तो ये आपको पुल बैक एंट्री में मदद करेगा। और पुल बैक के बाद जब मार्केट जब रिज्यूम करेगी तो आप उसी वक्त तुरंत एंट्री ले सकते हैं। जनरली जब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होता है तो वन लेग के बाद ही मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, हाई वन बाई जिसको मैं बोलता हूँ। कि अगर मार्केट में बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है ऐसे, तो थोड़ा सा पुल बैक हो फिर ऊपर ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ पे जो है सेकंड लेग हाई टू बनने का इंतजार करेंगे तो फिर वो लेट हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं हाई टू, और वो सीधा ऊपर निकल जाएगी। तो कई बार जो है हाई वन से ही आपको बाइंग शुरू हो जाती है। और कई बार जो पुल बैक है वो 2 से 3 लेग का भी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ये मार्केट यहाँ तक टॉप पे गया, ये नीचे आया, अभी पुल बैक चल रहा है, किसी ने भी पीछे वाले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये कैंडल, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल, ये डोजी कैंडल है, बेयर बॉडी है, लेकिन इसके हाई ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया है इस पुल बैक में। तो ये पहला है, ये हाई वन बाई है, राइट? तो बहुत सारे ऑर्डर
जो है बाई के यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए होंगे, क्योंकि जब मार्केट यहाँ थी, ये बेयर कैंडल बनी, तो देखिए एल्गोरिथम रन कैसे करता है, सारे बाई ऑर्डर इस कैंडल के ऊपर होंगे, मार्केट नीचे गई, अगला सारे बाई ऑर्डर यहाँ से निकल के अब यहाँ आ जाएंगे, और नीचे गई, सारे बाई ऑर्डर एडिट होके यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे गई, सारे बाई ऑर्डर एडिट होके यहाँ आ जाएंगे। अभी तो कोई एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, और नीचे गई, सारे ऑर्डर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस बार एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया, मार्केट और नीचे आई, जिसने यहाँ पे बाई किया है तो उसको पता है कि ये H1 बाई है, हाई वन बाई है, स्टॉप वो यहाँ का नहीं रखेगा, वो स्टॉप अभी भी दूर का रखेगा। कौन कौन सा वो पोजीशन हो सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मार्केट और नीचे चली गई, तो अब क्या करेंगे, जिसने यहाँ बाई किया है वो यहाँ पे भी बाई करेगा, क्योंकि वो लोग बहुत छोटी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं पुल बैक में। ठीक है, नया नहीं एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मार्केट और नीचे गई, उनका बाई ऑर्डर यहाँ पे लगेगा, इस बार फिर से एग्जीक्यूट हो गया, तब उनके दो ऑर्डर चल रहे हैं, एक तो हाई वन वाले यहाँ पे, और ये हाई टू यहाँ पे, दो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और नीचे गई। अब ये चाहे तो ये हाई थ्री लगा सकते हैं यहाँ पे, इस एरिया में, ये हाई थ्री, और हाई थ्री के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर अभी ऊपर गई। अब क्या हुआ, जिसने यहाँ पे बाई किया, जिसने यहाँ पे बाई किया, जिसने यहाँ पे बाई किया, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, क्योंकि ये हाई थ्री बाई हो चुका है, फर्स्ट बाई, सेकंड बाई, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये थर्ड बाई। ठीक है, ये हाई थ्री बाई तीन बार पोजीशन उन्होंने ऐड कर लिया, अब वो मार्केट में बैठे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल देखे आप, जो यहाँ पे बाई करेगा, ये हाई थ्री पे बाई कर रहा है, लेकिन अब आपको मैं एडवाइस ये करता हूँ कि आपको कभी भी हाई वन पे बाई नहीं करना है। अगर इतना बड़ा बुल ट्रेंड अगर है ये, इसे बीच में बेयर्स भी है, यहाँ भी बेयर है, यहाँ भी बेयर है, तो हाई वन को तो अवॉइड कीजिए, आप हाई टू से कम आप बाई करने की सोच सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ हाई वन को आप तब बाई करेंगे जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड हो। ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं है, बीच में बेयर्स भी है, यहाँ भी बेयर्स है, तो आप अगर एंटर करना भी चाहते हैं पुल बैक में, तो हाई टू पे एंटर करें, तो इसको तो आप स्किप करेंगे, उसको हाई वन कहेंगे। हाई टू यहाँ पे आया, यहाँ पे आप पहली एंट्री करेंगे, और ये हाई थ्री आता है, तो हाई थ्री पे या तो ऐड कीजिए या स्किप कीजिए। हाई थ्री को आपने स्किप किया, आप हाई टू पे बाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हाई थ्री भी बना, और फिर मार्केट अब थोड़ी ऊपर गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर हाई टू पे अगर आपने यहाँ बाई किया है, तो अगर आप बिल्कुल जो है, अगर आप नर्वस हो गए हैं, यहाँ पे भी अगर निकलते हैं, इस बेयर बार पे भी निकलते हैं, तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, छोटे प्रॉफिट में। लेकिन ओवरऑल जब आप देखें तो आपको ये पता है, और उसके बाद अगर आप देखें, अगर हाई टू वाले एग्जिट नहीं हुए, तो मार्केट नीचे गए, यहाँ पे हाई फोर बन रहा है, एक, दो, तीसरा यहाँ बन रहा है, हाई फोर यहाँ बन रहा है, तो अब ये बहुत ज्यादा जो है मार्केट नीचे आ चुकी है। लेकिन आपको ये 15 मिनट का, अगर ये एग्जांपल लीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है ये, लेकिन आपको ये सोचिए कि 5 मिनट के चार्ट में अगर ऐसा है, तो 15 मिनट के चार्ट में कैसा ट्रेंड बन रहा हो सकता है 15 मिनट के चार्ट में कोई पुल बैक ना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 5 मिनट के चार्ट में तो पुल बैक दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में कोई पुल बैक नहीं दिख रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में हाई वन ये वाला हो, ये जो रेड वन लिखा है ये हाई वन हो, और हाई वन ऊपर गई, नीचे गई, और ये हाई टू हो, ये वाला जब बुल ब्रेक हुआ, तो ये हाई टू ये वाला कैंडल हो। तो 5 मिनट के चार्ट में आपको हाई फोर तक दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पर जब आप जाएंगे, तो ये एक बुल कैंडल दिखेगा, फिर एक छोटा सा डोजी कैंडल दिखेगा, और फिर ये बुल कैंडल दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक सारे बुल कैंडल दिखेंगे छोटे छोटे, और ये हाई वन ये वाला कैंडल होगा, और हाई टू ये वाला कैंडल होगा, और इसके ऊपर बाई करेंगे, तो फिर मार्केट क्या हुई, ऊपर चली गई। तो ये ओवरऑल ये वाला जो मार्केट जो ऊपर गई है, ये हाई फोर है, अजूम कीजिए 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे जब जाएंगे, तो ये हाई फोर नहीं है, ये हाई टू ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई पुल बैक आया ही नहीं। पहला पुल बैक ये है 15 मिनट के चार्ट में, तो हाई वन है, और ये हाई टू है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप स्टॉप को अगर आप दूर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, तो नीचे में आप एवरेज करने का आपको मौका मिलेगा। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हाई वन पे एवरेज कीजिए, हाई टू पे कीजिए, हाई थ्री पे, हाई फोर, सब पे एवरेज कीजिए। इतने बड़े बुल ट्रेंड के बाद में हाई टू पे अगर आपने मान लीजिए बाई किया है, तो फिर एक करके मैं हाई फोर पे एक बार एवरेज करूंगा, तो यहाँ पे आपने एवरेज किया, या हाई फोर से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हाई फाइव हाई सिक्स बनना शुरू हो गया, इसका मतलब कि वो अब बुल ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेडिंग रेंज बन चुका है। ठीक है, तो आप हाई टू पर बाई कीजिए पुल बैक में, और उसके बाद में इंतजार कीजिए, छोटी क्वांटिटी बाई कीजिए हाई टू पे, कि नीचे आने पर मैं एवरेज कर सकूं। ठीक है, तो ये वाला जैसे आपको दिख रहा है, ये हाई फोर है 15 मिनट का चार्ट में,
सॉरी 15 मिनट के चार्ट में ये हाई 2 है और 5 मिनट के चार्ट में ये हाई 4 है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। देखिए ये हाई 1 है, हाई 2, यहाँ पे ये वाला हाई 3 बना, ठीक है, और यहाँ पे हाई 4 बना। लेकिन 15 मिनट के चार्ट में ये हाई 1 है, रेड वाला, ये 1 ये हुआ क्योंकि ये अच्छा बुल ट्रेंड है। ये 15 मिनट के चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिखेगा और ये यहाँ पे हाई 2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक एबीसी करेक्शन जो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इलेट वेव में जो काउंट होता है, ये देखिए यहाँ पे कैसे होता है एबीसी करेक्शन। ये ए है, ये हाई था, ये पूरा डे हाई है, ऊपर गई, पुल बैक, ऊपर गई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में क्या हो रहा है कि अब इस टॉप से अगर आप काउंट करें करेक्शन, तो ये लेग ए है, ठीक है, ये लेग बी है, ये लेग सी है। तो इलेट वेव नियो वेव में एबीसी पुल बैक आपने सुना होगा, तो ये एबीसी पुल बैक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए बी सी, तो एबीसी पुल बैक जब कंप्लीट हुआ तो सी के ऊपर में आप बाई करते हैं। तो इसके ऊपर में अगर बाई करेंगे, ए बी सी, इस सी के ऊपर में यहाँ पे आप बाई करेंगे, बुल फ्लैग एंट्री है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसके ऊपर में बाई करते हैं तो प्राइस नीचे आई, आपके इस लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि अच्छी बात है, और ओवरऑल एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट, ये ट्रायंगल पैटर्न बना। ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हो तभी भी आप बाई कर सकते हैं। ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही जबरदस्त पैटर्न होता है अगर इसका आप सही तरीके से इसका यूज करें तो। ये ब्रेकआउट मोड होता है, और यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड कैंडल वाला थ्योरी लगा दे तो और अच्छा है, और बढ़िया एंट्री आपको मिलेगी। ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हुआ, एबीसी पुल बैक भी है, यहाँ पे आप बाई करेंगे, फुल ट्रेंड भी है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, ये पुल बैक होता है 3 लेग का, ए बी सी, और ये टोटल ओवरऑल 5 लेग होता है। जो ट्रायंगल पैटर्न स्पेशली जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न कैसे है, ये जो लो है ये इस लाइन के नीचे आ चुका है, ये लो भी थोड़ा नीचे आ चुका है। तो ट्रेडिंग में कुछ भी, जैसे मैंने हमेशा बताया, तो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, आपको जो है एजम्पशन पे चलना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, एनालिसिस ऊपर नीचे होगी। ये जैसे ओवर शूट है, ये अंडर शूट है, तो ओवर शूट अंडर शूट होते रहेंगे, चीजें चेंज होते रहेंगी, नई इन्फॉर्मेशन ऐड होते रहेगी, अपना डिसीजन आप चेंज करते रहेंगे, और परफेक्शन पे नहीं जाएंगे, ओवरऑल जो है एनालिसिस करेंगे, 360 डिग्री एनालिसिस। ट्रायंगल पैटर्न है तो परफेक्ट ट्रायंगल होना चाहिए, डबल बॉटम है तो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैं इसको भी डबल बॉटम कहता हूँ, ये भी डबल बॉटम कहता हूँ, इसको भी डबल बॉटम कहता हूँ, अब छोटा सा है तो इसको माइक्रो डबल बॉटम कहता हूँ। तो मेन क्या है कि डबल बॉटम का मतलब क्या होता है ये समझ में आ रहा है कि डबल बॉटम का मतलब होता है वहां पर सपोर्ट है। अब वो परफेक्ट बने या फिर बिल्कुल छोटा सा बने या बहुत ही मुश्किल से डबल बॉटम आप उसको कह सके, ये अलग अलग बात है। लेकिन डबल बॉटम सारे डबल बॉटम ही होते हैं। परफेक्ट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर परफेक्ट बनेगा तो अंधे को भी दिखाई देगा। अगर एग्जांपल लीजिए कि अगर डबल बॉटम परफेक्ट बन जाए तो मुझे भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, एफआई को भी दिखेगा, डीआई को भी दिखेगा, 5,000 लोग ट्रेड करते तो 5,000 लोगों को डबल बॉटम दिखेगा। लेकिन यही डबल बॉटम थोड़ा सा ऐसे इस तरह से टिल्टेड रहे, ऐसे रहे, तो वो जो ट्रेडर है वो उन्हीं को दिखेगा, जो प्राइस एक्शन जो अच्छे से जानते हैं उन्हीं को दिखेगा। तो अगर सबको दिख गया तब तो मुश्किल की बात है, सबको ना दिखे तो ज्यादा अच्छा बात है, जो आपको दिख रहा है बाकी लोग को ना दिखे, ताकि आप फायदा उठा सके। तो परफेक्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर परफेक्ट नहीं भी है चीजें तभी भी आप ट्रेड उस बेसिस पे लेंगे। और अगर ट्रायंगल जो है अगर स्लोप हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में तो वो वेज बन जाता है। जैसे ये आपको ट्रायंगल का बेस है, ऐसे है, अगर यही थोड़ा ऐसे होता तो ये वेज बनता, वेज पैटर्न बनता। ठीक है, खैर वेज की जब बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। अगर जो पैटर्न हो बिल्कुल ऐसे हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। अगर यही वेज पैटर्न, अगर ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता ऊपर की तरफ में तो ये वेज पैटर्न में काउंट होता, ट्रायंगल में काउंट नहीं होता। तो वेज क्या है, वेज भी एक ट्रायंगल का ही रूप है, सिर्फ वो टिल्टेड होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में। ठीक है, आई होप की बहुत ही ये बेसिक है कि ट्रायंगल क्या है, ये सीधी लाइन है, अगर यही टिल्टेड हो ऊपर की तरफ में तो ये वेज पैटर्न बन जाएगा।
तो वेज को मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि वो ट्रायंगल पैटर्न का ही रूप होता है, सिर्फ टिल्टेड होता है ऊपर या नीचे की तरफ में, और वो ब्रेकआउट मोड रहता है। ब्रेकआउट मोड में वो चीजें होती हैं। ठीक है, एक लास्ट और है मेरे ख्याल से कि जब पुल बैक में कई बार जो होता है कि पुल बैक का एंड कब होता है, पुल बैक किसको कहते हैं वो तो हमने बात कर ली, पुल बैक का एंड कब होता है। तो पुल बैक का एंड तब होता है जब कैंडल जो है पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा है, तो ये बुल ट्रेंड में मार्केट है, ऊपर जा रही है, ये पुल बैक नहीं होगा, इसका लो पीछे वाले लो के ऊपर है, ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है, नो पुल बैक, ये पहला पुल बैक आया। तो जो कैंडल पुल बैक ले रही है उसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, वैसे ही जो है पुल बैक का एंड हो गया, यहाँ पे पुल बैक खत्म, एंड ऑफ पुल बैक। सिर्फ वन कैंडल का पुल बैक है। तो ये और नीचे जाता है तो पुल बैक में ही काउंट होता है। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है पुल बैक चलता रहेगा। ठीक है, और ये पुल बैक बहुत सारा हो सकता है, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे चलता रहेगा। खैर और आगे बात करेंगे इसके बारे में। और बेयर ट्रेंड में पुल बैक किसको बोलते हैं, ये पुल बैक है। जैसे मार्केट नीचे गई, नीचे नीचे नीचे, ये पहला पुल बैक है। तो जैसे ही इसका फिर से लो ब्रेक हो गया वापस पुल बैक, ये पुल बैक कंटिन्यू होता है अगर लगातार हाई हाई बनते चले जाते हैं, तो ये पुल बैक का कंटिन्यूएशन होता है। लेकिन जैसे ही जो जिस कैंडल ने पुल बैक लिया उसी का लो ब्रेक हो गया तो ये पुल बैक का एंड है। ठीक है, इसके आगे कल करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो गया। और एक बार लाइव मार्केट को देख लेते हैं, आई होप कोई क्वेश्चन ना हो आपका। मेरे ख्याल से जो प्रीवियस डे लो की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। उसका सबूत आपको दिख रहा है कि ये देखिए मार्केट ऊपर गई, ओपनिंग रिवर्सल आया, राइट। और फिर ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन जो होती है ये प्रीवियस डे लो की लाइन है। मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला था कि निफ्टी ने शायद अपना बॉटम लगा लिया है, अब ये ऊपर जा सकती है। ये रेजिस्टेंस है इसका, आज का हाई है, रेजिस्टेंस काम करेगा, यहीं पे झूलते रहेगी ये भी। करेक्ट। सेशन रहने दे या फिर कुछ और पूछना है आपको अजय जी? नो नथिंग सर, नथिंग सर। ये जो मैंने भी ऐसे चार्ट बनाया इनिशियली व्हेन यू हैड आस्क्ड मी कि आप चार्ट सेटअप ऐसा कर लीजिए। इन योर केस ये जो ग्रीन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लाइन आपने मार्क किया हुआ हाई लो का, ये हाईलाइटेड है। इन माय केस ये थोड़ा सा मतलब क्लम्पी सा है, मतलब इसमें लाइटिंग सा ऐसा प्रॉपर नहीं आता है। क्या रीजन है सर इसका? ये देखिए यहाँ पे आपने क्या होगा, प्रायर हाई पे टिक किया, ये कलर है ना, इसको जब जाएंगे तो यहाँ पे ओपासिटी को 100% कर दीजिए आप, ये ओपासिटी कम ओके होगी आपकी। ओके, हाँ ओके ओके, फाइन 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 फाइन। और यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, और मोटा कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ। अच्छा सर, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा एक थोड़ा सवाल था। ये जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है लाइक जीरोधा, ग्रो एंड दीज काइंड ऑफ फर्म्स, तो ये अभी पीछे कुछ समय पहले ही आया है ना। एंड जितना जो पुराना ओल्ड इकोनॉमी ट्रेडिशनल वे से जो कंपनी चल रही थी वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। सो अनलाइक एंजल ने किया या कुछ हद तक एसएमसी ने किया, ये जो बाकी की फर्म्स है ये ऐसा अपना डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप क्यों ऐसा नहीं करती है इस सेगमेंट के अंदर में? कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका सर? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए कि जो जीरोधा का जो सीईओ था नितिन कामत, वो तो एक लड़का था बहुत ही नॉर्मल सा, कॉल सेंटर में जॉब करेक्ट करता करेक्ट था, एंड ही हैड द करेज, तो वो एनएसई से डायरेक्ट मिला। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब वो अपना ब्रोकरेज फर्म शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसका यूएस से इन्फ्लुएंस ज्यादा था उसका, वो कॉल हाँ, सेंटर आपने में काम आपने करता था। आपने इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास आपने बताया था, लेकिन अब ये हम देखें कि जो ग्रो के फाउंडर्स हैं वो एक्स फ्लिपकार्ट है एंड दे स्टार्टेड अराउंड रिसेंटली ओनली 2018 के आसपास ही ग्रो को शुरू किया, फिर बाकी के सेटअप है। तो प्रॉब्लम जैसे आईसीआईसी है, वो ऐसा कोई बिजनेस सेगमेंट में क्यों नहीं करते, या बहुत सारे जो छोटे फर्म्स भी है कि एटलीस्ट दे डोंट, व्हाई डोंट दे लॉन्च कि चलो, बिकॉज उसमें अगर मान के चलिए अगर कोई हाई एंड ऐप ऐसा बनाते हैं तो 3-4 लाख की कॉस्टिंग आ जाती है, एंड फिर अगर वो उस पर मार्केटिंग का एक्सपेंस लगे तो 3 CR के आसपास या 2 से 3 CR का उसमें करे, तो एटलीस्ट दे वुड बी हैविंग अनदर नीश प्रोडक्ट फॉर द कैटेगरी जहाँ पे उनका कस्टमर एक्विजिशन थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। तो
ऐसा क्यों नहीं करती? कोई स्पेसिफिक रीजन है या हाँ, कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ, है? मैं वही रीजन बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे स्कोप नहीं है। असल में जो जीरोधा का जब प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे तो वो इतना स्मूथ प्लेटफॉर्म है कि उसका जो जो इंडिया का जो सेकंड मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म है वो है अपस्टॉक्स। तो अपस्टॉक्स भी जीरोधा को टक्कर नहीं दे पाता है। तो अपने आप में ओके। जो है ये इतना ज्यादा, जो कस्टमर को जो चाहिए वो जीरोधा दे देता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, इंडिया में तो ट्रेडर बहुत कम है, तो बहुत सारा जो है ब्रोकरेज फर्म खोल खोल लेंगे तो ट्रेड करेगा कौन? और इनकी जो कमाई होती है ब्रोकरेज फर्म की वो होती है इंट्राडे ट्रेड से। वो जो राइट। सीएनसी ट्रेड जो होती है, जो कैरी फॉरवर्ड होती है, उससे उनको बिल्कुल ना के बराबर कमाई है। इनफैक्ट उनका मेरे ख्याल से लॉस नहीं होता होगा। लॉस जी। तो नहीं होता होगा, लेकिन जो है वो नेक टू नेक चलते हैं, क्योंकि उनको स्टोरेज के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है उनके उनके स्टॉक्स को। तो इंट्राडे ट्रेडर है ही कितने इंडिया में। और अगर मान लीजिए वो खोलते भी है तो उनको जो है जीरोधा से बेटर होना पड़ेगा, तभी लोग जीरोधा को छोड़ेंगे। तो और भी जितने जैसे एग्जांपल लीजिए, एंजल है या और भी जितने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जितने भी ब्रोकर वो जो जीरोधा के बाद खुले वो प्रॉफिट में है ही नहीं। तो उनको कोई ऐसा कोई कोई उनके पास में वो सेलिंग प्रोडक्ट जो है नहीं, यूएसपी है नहीं कि वो जीरोधा को टक्कर दे सके। तो फिर वो क्यों आएंगे मार्केट में? ओके। ओके। और प्लस हाँ शायद मेरे फिर। ख्याल से एक नया ब्रोकरेज फर्म खोलने का जो अमाउंट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। वो शायद कुछ लाइसेंस लेने में भी दिक्कत होती है अब ज्यादा, पहले आसान था जीरोधा के टाइम। ओके। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। डन है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक चीज और मैं लास्ट लाइन यहाँ पे बता दूं कि ब्रोकरेज हाउस को जब लॉस होता है तो भी बड़ा भयंकर लॉस होता है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रोकरेज से प्रॉफिट में रहे, ब्रोकरेज वाले लॉस नहीं होते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि सारे एफआई प्रॉफिट में होते हैं। एफआई जितनी, जैसे 2-3% रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में होते हैं, वैसे 2-3% एफआई भी प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि उनको टफ कंपटीशन मिलता है बड़े एफआई से। उनके पास में बेटर एल्गोरिदम होता है, उनके पास में बेटर एम्प्लॉयज होते हैं, बेटर ये ये होते हैं, कोडर होते हैं जो कोड करते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो उनके पास में कट थ्रोट कंपटीशन है। वैसे जो ब्रोकर होते हैं उनके साथ में दिक्कत क्या आती है कि उनको जब लॉस होता है, एग्जांपल जब मार्केट अगर अनएक्सपेक्टेड तरीके से फॉल कर जाए, अगर अगर मान लीजिए उन्होंने ज्यादा मार्जिन दिया हुआ, ये पहले होता था, अब तो खैर मार्जिन ही सेबी ने कम कर दिया है। तो अगर ज्यादा मार्जिन दिया हुआ है और मार्केट, और उतना मार्जिन लोगों के पास में है नहीं, और मार्केट अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ले, तो फिर वो जो भी नेगेटिव में बैलेंस जाता है, जो सेटलमेंट जब होती है, तो ब्रोकर को अपने जेब से देना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर जो है किसी का प्रॉफिट हुआ है, वो अपना प्रॉफिट जब वो मांगेगा, तो जिसका लॉस हुआ है उसके पास में उतना मार्जिन है था ही नहीं अकाउंट में, तो ब्रोकर को अपने जेब से भरना पड़ता है। ब्रोकर 2008 के क्रैश में, 2008 के क्रैश के वक्त में मार्केट में एक्टिवली था नहीं, लेकिन 2008 के क्रैश में लोग बोलते हैं कि ब्रोकर जो है ना सारे बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि सबने इतना हाई ज्यादा मार्जिन दे दिया था लोगों को कि 100 रुपए में 1000 रुपए का ट्रेड दे रहे थे। और मार्केट गिरी ही ओके। सीधा, तो लोगों का लॉस हो गया 300 रुपए का। 1000 रुपए अकाउंट में थे, ठीक है, 100 रुपए अकाउंट में थे, 1000 का ट्रेड लेकर बैठे थे, लॉस हो तो सीधा 300 का लॉस, और उनके अकाउंट में था ही मार्जिन 100 रुपए, तो 200 रुपए का लॉस कौन भरेगा? ब्रोकर भरेगा अपने जेब से। वरना ओके। ब्रोकर क्या करेगा, धमकी देगा कस्टमर को अपने कि भैया तुम्हारा ये कोर्ट से लेटर भिजवाएगा। इंडिया में राइट। वोटर का लेटर मानता नहीं है, बोलता है भैया मैं रिसीव ही नहीं करूंगा इसको। तो करेक्ट इस करेक्ट। चक्कर में कितने लोग बैंकरप्ट हुए, कितने ब्रोकर भी बैंकरप्ट हुए। तो ये ब्रोकिंग का बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से देखने में लगता है कि बहुत इजी है और प्रॉफिटेबल है, ऐसा होता नहीं है। आपको जो टक्कर देना है अपस्टॉक्स जीरोधा को देना है, तो आपका उसमें सा प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्लस कस्टमर होना चाहिए। इंडिया में उतने लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ से प्रॉफिटेबल होंगे ये लोग? हाँ करेक्ट, फेयर इनफ सर, थैंक यू सर।